तो आज की शुरुआत करते हैं एक बड़े सवाल से। हम्म। क्या वाकई हर बच्चा एक फूल की तरह खिलने के लिए ही बना है? हम्म। आज हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब युवा बॉर्न टू ब्लॉसम के पीछे जो गहरे विचार हैं, उन पर बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास इस किताब का एक विस्तृत विश्लेषण है जो इसके सबसे जरूरी पहलुओं को सामने लाता है। इस चर्चा का मकसद देखिए साफ है, कलाम साहब के उस सपने को समझना जहां शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान न होकर समाज के साथ मिलकर हर बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को निखारे, हम्म। उन्हें सचमुच खिलने का अवसर दे। हम्म। हम देखेंगे कि यह विश्लेषण हमें क्या मुख्य संदेश देता है, हम्म। कौन सी खास बातें इसमें उठाई गई हैं, कुछ दिलचस्प उदाहरण, एक संतुलित नजरिए से इसकी परख, और हाँ, कुछ ऐसे सुझाव भी जिन पर अमल किया जा सके। हाँ। तो चलिए इस विचार यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले इस विश्लेषण के मुताबिक इस किताब का मर्म क्या है, इसका मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है? लगता है ये पारंपरिक शिक्षा के काफी खिलाफ है। बिल्कुल सही कहा आपने। विश्लेषण जोर देता है कि कलाम का सबसे बड़ा नजरिया ये था कि शिक्षा कोई नौकरी की फैक्ट्री नहीं, बल्कि सोच बदलने, नई चीजें बनाने, मतलब क्रिएटिविटी और बेहतर इंसान बनने का औजार है। ये सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, बल्कि बच्चों की जिज्ञासा, उनकी कल्पनाशीलता और उनके नैतिक मूल्यों, उनके एथिक्स को सींचने का एक तरीका है। यहीं पर कलाम जी के ज्ञान समाज यानी नॉलेज सोसाइटी का सपना जुड़ता है। ज्ञान समाज, ये सुनने में काफी बड़ा विचार लगता है। इस विश्लेषण के अनुसार इसका क्या मतलब है? हाँ, तो ज्ञान समाज से उनका मतलब था एक ऐसा भारत, एक ऐसा समाज जहां डिग्री से ज्यादा ज्ञान की, आविष्कार की, नई सोच की कदर हो, जहां जानकारी आसानी से सबके लिए उपलब्ध हो और लोग उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की बेहतरी की तरक्की के लिए करें। एक ऐसा माहौल जहां हर नागरिक, हर इंसान लगातार कुछ नया सीखने और बनाने के लिए प्रेरित महसूस करे। ये वो समाज है जहां असली ताकत ज्ञान है, पैसा या पद नहीं। ये तो वाकई एक शक्तिशाली कल्पना है। अच्छा, अब जैसा कि आपने बताया, स्रोत का विश्लेषण इस किताब के 3 मुख्य विषयों या थीम्स को उजागर करता है। वो कौन से हैं? हाँ, विश्लेषण 3 केंद्रीय स्तंभों की पहचान करता है। पहला, हर बच्चे की असीम क्षमताओं और संभावनाओं में एक गहरा अटूट विश्वास रखना। ये मानना कि हर बच्चा खास है, उसमें कुछ अनोखा है। दूसरा, इस प्रतिभा को निखारने में सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि शिक्षकों और पूरे समाज की एक बेहद महत्वपूर्ण, एक एक्टिव भूमिका है। शिक्षा सबकी जिम्मेदारी है। और तीसरा, जो ट्रेडिशनल रटने वाली पढ़ाई है, उसको छोड़कर प्रयोगों, अनुभवों और जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर जोर देना। सीखना सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल और हाथ का भी काम है। चलिए, इन तीनों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहला बिंदु, बच्चों की क्षमताओं में विश्वास। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर विश्लेषण इसके व्यवहारिक पहलू के बारे में क्या कहता है? यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। विश्लेषण कहता है कि ये विश्वास सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था के डिजाइन का आधार होना चाहिए। इसका मतलब है ये मानना कि हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की रफ्तार अलग है, उसकी रुचियां अलग हैं, उसकी ताकतें अलग हैं। हम्म। इसलिए सबको एक ही लाठी से हाँकने वाली वन साइज फिट्स ऑल शिक्षा कामयाब नहीं हो सकती। सिस्टम को इतना लचीला होना पड़ेगा कि वो हर बच्चे की जरूरत को समझ सके और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के अनुसार फलने फूलने का मौका दे सके। अच्छा। कोई गणित में तेज होगा, कोई कला में माहिर, कोई खेल में अव्वल, कोई बेहतरीन कहानीकार। विश्लेषण जोर देता है कि एक अच्छे सिस्टम को इन सबको पहचानना, सम्मान देना और पोषित करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा को ज्यादा व्यक्तिगत, मतलब पर्सनलाइज बनाने की जरूरत है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, शिक्षकों और समाज की भूमिका। विश्लेषण कहता है कि शिक्षक सिर्फ सूचना देने वाला नहीं है। ये थोड़ा और स्पष्ट करें। बिल्कुल। विश्लेषण इस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि शिक्षक का काम बस सिलेबस पूरा कराना है। कलाम के नजरिए से, जैसा विश्लेषण बताता है, शिक्षक एक मार्गदर्शक है, एक गाइड है, एक मेंटोर है, एक मोटिवेटर है। हम्म। उसका असली काम बच्चों में ज्ञान की प्यास जगाना है, उन्हें सवाल पूछने की हिम्मत देना है, उन्हें खुद समाधान खोजने के लिए उकसाना है, और जब वे असफल हों तो उन्हें सहारा देकर फिर से कोशिश करने का हौसला देना है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ शिक्षक की नहीं, पूरे समाज की है। विश्लेषण इशारा करता है कि माता-पिता, पड़ोसी, स्थानीय प्रोफेशनल्स मतलब लोकल प्रोफेशनल्स, उद्योग, ये सब मिलकर सीखने का एक समृद्ध वातावरण बना सकते हैं,
जैसे कोई डॉक्टर स्कूल आकर स्वास्थ्य पर बात करे, कोई कारीगर बच्चों को कुछ बनाना सिखाए। यानी सीखने का दायरा क्लासरूम से कहीं ज्यादा बड़ा है। और तीसरा बिंदु प्रयोगों और मूल्यों पर आधारित शिक्षा। विश्लेषण इसे रटने वाली शिक्षा के विपरीत कैसे देखता है? विश्लेषण इसे शायद सबसे क्रांतिकारी बदलाव मानता है। रटने वाली शिक्षा में जोर तथ्यों को याद करने पर होता है, अक्सर बिना समझे। सही बात है। इसके विपरीत प्रयोगों और अनुभवों पर आधारित शिक्षा का मतलब है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। विश्लेषण जोर देता है प्रोजेक्ट वर्क पर, जहां बच्चे किसी समस्या का हल निकालने के लिए टीम में काम करते हैं, खुद शोध करते हैं, कुछ बनाते हैं। लैब्स का ज्यादा इस्तेमाल हो ताकि विज्ञान के नियम सिर्फ किताबों में न रहें बल्कि दिखें। और सबसे अहम, ये सिर्फ अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं है। विश्लेषण कहता है कि शिक्षा का एक अभिन्न अंग जीवन मूल्य होने चाहिए। ईमानदारी, सहयोग, जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति सम्मान। ये सिर्फ पढ़ाए नहीं जाते बल्कि स्कूल के पूरे माहौल में जिए जाते हैं। तो ये सीखना है कि क्या जानना है और साथ ही कैसे जीना है। ये सारे विचार सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगते हैं, लेकिन क्या विश्लेषण इस बात पर भी रोशनी डालता है कि इन्हें अमल में कैसे लाया जा सकता है? क्या कुछ ठोस उदाहरण या व्यवहारिक सुझाव भी सामने रखे गए हैं? हाँ, विश्लेषण सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहता बल्कि कुछ ठोस कदमों का भी जिक्र करता है। जैसे स्कूलों में सक्रिय साइंस क्लब बनाना, जहां बच्चे किताबी ज्ञान से आगे जाकर खुद प्रयोग कर सकें, मॉडल बना सकें। अच्छा। छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार खुद परियोजनाएं मतलब स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स शुरू करने और नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसे जरूरी कौशल विकसित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण सुझाव है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिक्षा केंद्र स्थापित करना, ताकि वहां के बच्चों को भी शहरी बच्चों जैसे अवसर मिल सकें और प्रतिभा गांव तक ही सीमित न रह जाए। क्या कोई खास उदाहरण भी दिया गया है जो इस करके सीखने वाली बात को और साफ करता हो? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा उदाहरण विश्लेषण में दिया गया है। कल्पना कीजिए किसी गांव के स्कूल के बच्चों को सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। ठीक है। उन्हें सिर्फ ये पढ़ाया नहीं जाता कि सौर ऊर्जा क्या है, बल्कि उन्हें छोटे काम करने वाले सौर पैनल के मॉडल बनाने का अवसर मिलता है। वे सीखते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसे बनाने में क्या लगता है, इसके क्या फायदे हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट का असर क्या होता है फिर? असर बहुआयामी होता है, जैसा विश्लेषण बताता है। पहला, वे सीधे सीधे विज्ञान और तकनीक सीखते हैं, सर्किट कैसे जुड़ता है, ऊर्जा कैसे रूपांतरित होती है। दूसरा, जब वे अपने हाथ से कुछ बनाते हैं जो काम करता है, तो उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वे सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी बन सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, वे टीम में काम करना सीखते हैं, अपनी बात रखना सीखते हैं। और चौथा, वे शायद अपने गांव की ऊर्जा समस्या के बारे में भी सोचने लगें। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट किताबी ज्ञान से कहीं आगे जाकर रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता को पोषित करता है। ये उस मूल विचार का सटीक उदाहरण है जिसकी हमने बात की थी, शिक्षा को जीवन से जोड़ना। ये वाकई में दिखाता है कि कैसे व्यवहारिक अनुभव सीखने को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अब थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। कोई भी विचार बिना चुनौतियों के तो नहीं होता। क्या विश्लेषण इस नजरिए के सामने आने वाली कुछ संभावित कठिनाइयों या आलोचनाओं पर भी बात करता है? हाँ, विश्लेषण एक संतुलित तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है। वो मानता है कि ये किताब और उसके विचार बेहद प्रेरणादायक हैं, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार करता है कि कुछ आलोचक या यथार्थवादी लोग इस पूरे विजन को थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी मतलब आइडियलिस्टिक मान सकते हैं। आदर्शवादी से क्या मतलब है यहाँ? क्या ये कि इसे लागू करना मुश्किल है? बेहतरीन विचारों को, जैसे हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना, हर स्कूल में प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग लागू करना, शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षित करना, जमीनी हकीकत में बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। विश्लेषण इशारा करता है कि इसके लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर नीतिगत बदलाव मतलब पॉलिसी चेंजेस करने होंगे। सही। पाठ्यक्रम बदलने होंगे, परीक्षा के तरीकों को बदलना होगा, ताकि वे रटने की बजाय समझ और कौशल को जांचें। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए भारी मात्रा में संसाधनों की, रिसोर्सेज की जरूरत होगी। बेहतर स्कूल भवन, आधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर, इंटरनेट और सबसे जरूरी, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षक। हमारे मौजूदा सिस्टम में जहां अक्सर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है और शिक्षक कम होते हैं, इन विचारों को पूरी तरह लागू करना
वो आसान नहीं है। क्या विश्लेषण इस बात का भी जिक्र करता है कि किताब में कैसे करें का विस्तृत खाका मिलता है या नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसा कुछ? हाँ, विश्लेषण ये भी कहता है कि किताब प्रेरणा और दिशा तो भरपूर देती है, लेकिन शायद हर कदम पर इसे ठीक ठीक कैसे करें का बहुत विस्तृत व्यवहारिक रोडमैप हमेशा नहीं मिलता। ये क्या और क्यों पर ज्यादा जोर देती है, बजाय कैसे की हर बारीकी बताने के। तो इसे एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह ज्यादा देखा जा सकता है, ना कि एक डिटेल्ड एक्शन प्लान की तरह। लेकिन ये भी समझना जरूरी है, जैसा कि विश्लेषण स्पष्ट करता है, कि इन चुनौतियों और संभावित कमियों के बावजूद इस किताब का महत्व कम नहीं होता। इसका असली काम शायद सोच को झकझोरना और एक नई दिशा दिखाना है। निश्चित रूप से विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ऐसी किताबें समाज में एक बहस छेड़ने, लोगों को सोचने पर मजबूर करने और बदलाव के लिए माहौल बनाने में उत्प्रेरक एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। जब लोगों की सोच बदलती है, जब वे मानने लगते हैं कि शिक्षा का मकसद कुछ और भी हो सकता है, तभी उसे हकीकत बनाने के रास्ते तलाशे जाते हैं। तो विचारों का ये बीज बोना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस पूरी बातचीत और स्रोत के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए आम पाठक या श्रोता अपने लिए क्या व्यावहारिक सीख ले सकते हैं? क्या विश्लेषण कुछ ऐसे ठोस कदमों का सुझाव देता है जिन्हें अलग-अलग लोग, छात्र, शिक्षक, माता-पिता, स्कूल या नीति निर्माता अपनी भूमिका में अपना सकें? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण सिर्फ बड़ी तस्वीर दिखा के नहीं छोड़ता, बल्कि कुछ बहुत ही जमीनी और अमल करने लायक सुझाव भी देता है। इन्हें अलग-अलग समूहों के लिए बांटा गया है ताकि हर कोई अपनी भूमिका में कुछ कर सके। अच्छा, बताइए। पहला, छात्रों के लिए सुझाव है कि सिर्फ स्कूल के होमवर्क तक सीमित ना रहें। हर हफ्ते अपनी रुचि का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हाथ में लें, कुछ बनाना, कुछ खोजना, कुछ लिखना। और फिर शायद हर 2 हफ्ते में उसे अपने दोस्तों, परिवार या शिक्षकों के सामने प्रस्तुत करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। इससे खुद पहल करने और सीखने की आदत विकसित होगी। ये अच्छा सुझाव है। और शिक्षकों के लिए? दूसरा, शिक्षकों के लिए एक छोटा लेकिन प्रभावी बदलाव सुझाया गया है। अपनी क्लास में नियमित रूप से 5 मिनट का रिसर्च या जिज्ञासा कोना जैसा कुछ शामिल करें। बच्चों को कोई दिलचस्प सवाल दें और उन्हें तुरंत उपलब्ध संसाधनों जैसे किताबें, इंटरनेट अगर हो, से जवाब खोजने को कहें। इससे उनमें जानकारी खुद खोजने की ललक पैदा होगी। और माता-पिता, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? तीसरा, माता-पिता के लिए विश्लेषण उनसे आग्रह करता है कि वे बच्चों से सिर्फ नंबर या ग्रेड्स के बारे में न पूछें। इसके बजाय पूछें, आज तुमने क्या नया सीखा जो तुम्हें मजेदार लगा? हाँ। या आज स्कूल में सबसे दिलचस्प सवाल क्या पूछा गया? या तुमने आज किसकी मदद की? इससे बातचीत सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित होगी, न कि सिर्फ नतीजों पर। बहुत बढ़िया। स्कूल और समुदाय के स्तर पर कुछ? चौथा, स्कूल और समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है कि स्कूल अपने दरवाजे समुदाय के लिए खोलें। स्थानीय उद्योगों, कारीगरों, कलाकारों या पेशेवरों के साथ मिलकर छात्रों के लिए छोटी-छोटी वोकेशनल वर्कशॉप्स आयोजित करें। इससे बच्चों को व्यावहारिक दुनिया का अनुभव मिलेगा और पढ़ाई का संबंध असल जिंदगी से जुड़ेगा। और आखिर में नीति निर्माताओं के लिए क्या संदेश है? पांचवां, नीति निर्माताओं के लिए पॉलिसी मेकर्स। विश्लेषण का सुझाव है कि वे फंडिंग को सिर्फ पारंपरिक तरीकों तक सीमित न रखें, बल्कि स्कूलों में नए प्रयोगों मतलब इनोवेशंस और प्रोजेक्ट आधारित सीखने के लिए अलग से स्कोप आधारित फंड दें। और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, जिसमें सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों को प्रेरित करना और उनकी रचनात्मकता को जगाना भी सिखाया जाए। ये सुझाव सुनने में भले ही छोटे लगें, लेकिन इनके पीछे वही बड़ी सोच झलकती है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल, विश्लेषण यही दिखाता है कि कलाम का विजन सिर्फ बड़े बदलावों पर निर्भर नहीं है। ये छोटे छोटे कदम अगर हर स्तर पर उठाए जाएं, छात्र खुद पहल करें, शिक्षक थोड़ा अलग सोचें, माता पिता बातचीत का तरीका बदलें, स्कूल समुदाय से जुड़े और नीतियां नए प्रयोगों को बढ़ावा दें, तो सब मिलकर उस बड़े लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं जहां शिक्षा सचमुच हर बच्चे को खेलने में मदद करे। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक तरह से जागरण पुस्तिका के रूप में पेश करता है। विचारों का खजाना, प्रेरणा का स्रोत और शिक्षा की दिशा पर सोचने को मजबूर करने वाला एक दस्तावेज। ये उन सभी के लिए बेहद प्रासंगिक हो सकता है जो शिक्षा से किसी भी रूप में जुड़े हैं या बस अपने बच्चों और देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा से उभरता है और शायद जिसका जवाब आसान नहीं।
अगर हम सच में मानते हैं कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाना, उसे खिलने देना है, तो हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र में वो एक सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए? शायद वो बदलाव जिस पर आज हमने कम बात की हो, या जिसे लागू करना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी हो सकता है। इसी विचार के साथ डॉक्टर कलाम के शिक्षा संबंधी विचारों पर आधारित इस विश्लेषण की हमारी गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।